अब की बार 400 पार, ये बात प्रधानमंत्री ने सदन के उच्च सदन में दोहराई है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की दो टूक कांग्रेस के लिए किसी आईने से कम नहीं थी, क्योंकि 2009 में 206 सीटों के साथ कभी सत्तासीन होने वाली कांग्रेस 2019 में 52 सीटों के साथ हाशिए पर जाती नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक अपना सदन बदल चुके हैं। उनका सदन बदल गया है, वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का खिताब सर पर सजाने वाली कांग्रेस ने अगर कई पहलू डिकोड नहीं किए तो अस्तित्व के संकट के मुहाने पर खड़ी होगी। क्या है प्रधानमंत्री का बयान, इसके लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि आप समझें शब्द के पीछे के भाव और सार भी। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दिए अपने भाषण में कांग्रेस को मानो आईना दिखा दिया। मोदी के एक एक शब्द पार्टी नेताओं पर वज्र के समान गिर रहे थे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सोच से भी ज्यादा आउटडेटेड हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि देश पर इतना राज करने वाले दल का ऐसा पतन देखकर हमें खुशी नहीं है, बल्कि हमें उनके प्रति संवेदना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे समर्थकों के साथ ही साथ खड़गे जी ने भी एनडीए को 400 सीट लाने का आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी आक्रामक भी नजर आए। उन्होंने देश के अधिकतर समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में चुनौती खड़ी हो गई है और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 40 सीटों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस 40 सीटें सुरक्षित करने में सक्षम हो। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के इस चुनौती को कितना स्वीकार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा, सुना और समझा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे सदन में किस तरीके का बयान देते नजर आए। कांग्रेस के लिए यह बयान नहीं, आईना है, और चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर, उनके माथे पर होनी चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में चिराग सेठी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीवास्तव सपा से, यतेंद्र कसाना आरएलडी से, यश श्रीवास्तव कांग्रेस से, मुकेश त्यागी बीजेपी से। सीधे रुख यश त्यागी का मैं करूंगी। आप सबका बहुत स्वागत है सर। पहले स्वागत के साथ यश जी, आपका रुख मैं करूंगी। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आपने यश त्यागी कहा है एंकर महोदया, आप दो नामों के बीच में कंफ्यूज हो गई। माफ कीजिएगा यश श्रीवास्तव जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी प्रधानमंत्री के इस बयान? प्रतिक्रिया ये है कि माफी चाहूंगा, पहले तो यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं दिख रहा है, तो मैं नहीं जानता हूँ मैं किन से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके ये बैकग्राउंड में जो ये ग्राफिक्स बना हुआ है उससे मुझे आपत्ति।
यदि आपको पतन के ऊपर किसी की फोटो चिपकानी है तो आप उसके ऊपर भाषण देते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री की फोटो चिपकाएं। इनका ये घटिया, बेसर पैर का, घिसा हुआ, ऑब्सोलीट, एब्सर्ड और जनता को भटकाने वाला जो भाषण है वो इस देश की राजनीति, लोकतंत्र और संसदीय गरिमा का पतन है। ये जो आपकी रिपोर्ट अभी थी, जो हम सुन रहे थे इतनी देर से, कांग्रेस को आईना दिखाएंगे कौन? नरेंद्र मोदी। हम दिखाएं कांग्रेस नरेंद्र मोदी को आईना? 300 सीटों के दम पे एक अकेला का सीना पीटने वाला आदमी ना मणिपुर जाता है, ना किसानों के पास, ना बेरोजगारों के पास। ये है स्ट्रॉन्ग मैन। चीन के नाम पे रोज छाती पीटने वाले ना तो चीनी आक्रमण रोक पाते हैं, उनसे ज्यादा तो वहां के चरवाहे रोक रहे हैं इस समय लद्दाख के। और रहा सवाल इनके जीतने का, तो मैं यहाँ से इनके त्यागी जी बैठे हुए हैं, ये जहां तक अपना संदेश पहुंचा सके पहुंचा दें। ये बिना ईवीएम में घपला किए, बिना अपने आदमी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाए एक चुनाव जीत के बता दें अपने मोहल्ले में। हम बता देंगे, हम देख लेंगे इनको ये क्या है। अब मैं बता दूं आपको जो हमारा विषय असल में है, जिस पर बात कायदे से होनी चाहिए पर हो नहीं रही है, वो है इंडिया गठबंधन और आपकी एनडीए। तो पहली बात तो एनडीए को सबसे बड़ी खीज इस बात की है कि 10 साल तक एनडीए नाम होने के बावजूद भी इंडिया शब्द इनके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि नियत नहीं है, नियत स्वार्थ की है। दूसरी बात, हमारे गठबंधन में नेता कैसे टिकेंगे, क्या होगा, उसकी चिंता छोड़िए। मैं एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनको याद दिलाऊंगा कि 25-26 दल तो बिना किसी वजूद के वहां पे चल रहे हैं, और बाकी जितने हैं वो केवल इसलिए अपने साथ लेके चुपचाप बैठाए गए हैं ताकि इनकी ईवीएम की धांधली के समय वो चुप रहे, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है। ये सच है, जो कोई भी बोलने से शायद डरता है और बीजेपी वाले इसको सुन नहीं सकते। तो जो पतन शब्द है एंकर महोदया, वो आप इस देश के लिए चिंता के साथ लगाइए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ। संसद में खड़े होकर ठिठोलपंती और ये चुहलबाजी करना प्रधानमंत्री को तो क्या, एक आम सांसद को भी शोभा नहीं देता है। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री 1 घंटे के भाषण में 55 मिनट कांग्रेस के नाम पर रोते रहते हैं। ये अपना क्या किया है वो क्यों नहीं बता पाते देश को? क्योंकि कुछ नहीं किया है। देश की सारी संपदा आप 1 रुपए के हिसाब से सैकड़ों एकड़ जमीन उठा के अडानी को दे देते हैं, हजारों करोड़ की जमीन दे देते हैं, और महंगाई का बोझ देश पे लादते हैं, और आप पतन की बात करते हैं यहाँ पे। जवाब देना मुकेश त्यागी, क्या किया इन्होंने 10 साल? मुकेश जी आपका काउंटर है, मुकेश जी आपका काउंटर है, लेकिन मुझे लगता है यश श्रीवास्तव जी, जब मैं अपना ओपनिंग रिमार्क दे रही थी तब उसे भी आपको सुनना चाहिए था। 2009 206 और 2019 10 सालों के अंतर में आप 52 पर आ जाते हैं। क्यों ना पतन की तस्वीर, क्यों ना पतन की जब बात हो। ईवीएम तो कर्नाटका में क्या था सर? कर्नाटका में क्या था? तेलंगाना में क्या था? तमाम जगहों पर क्या था? 3 दिन में रिजल्ट आया था, 3 दिन में रिजल्ट आया था। ठीक है, मुकेश जी से मैं इसका जवाब लूंगी। मुकेश जी काउंटर आप। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि गालिब का उम्र कोई और जानवर याद आना चाहिए त्यागी जी, शेर के अरे लायक। सुन ले, अब मैंने ये जी आपके बीच में अवरोध नहीं किया, अब आप मुझे सुनिए प्लीज ध्यानपूर्वक, थोड़ी सी गरिमा दिखाइए। सुनाइए। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो गालिब तमाम उम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और शीशा साफ करता रहा। इनको अपने चेहरे की धूल नजर नहीं आती। दिक्कत ये है सबसे बड़ी बात। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को ये चुनौती देते आए हैं, क्योंकि ये अपनी शिकस्त को जो है संवैधानिक चुनौतियों के पीछे आड़ में अपने आप को ये दिखाते हैं कि वैसे तो हम जीत गए हैं, लेकिन ईवीएम में धांधली है, सुप्रीम कोर्ट में धांधली है, इलेक्शन कमीशन में धांधली है, बूथ लेवल पे धांधली है, मतलब पूरा देश ही भ्रष्ट हो चुका है इनके हिसाब से। तो आप एक प्रकार से देशवासियों को गाली दे रहे हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं को गालियां दे रहे हैं। आप तो ये तो बताइए किस पे विश्वास करते हैं अपने अलावा। तो मैं तो समझता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है, इसका नाम अब तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तो है, बट इंडिया एंटी नेशनल कांग्रेस कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये इकला चलो चलने वाले हैं, और ये खत्म हो चुका है इनका इंडिया गठबंधन, क्योंकि इनके कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अभी भी महत्वाकांक्षा ये है, सब कह रहे कि भैया हम आपको सीट नहीं देंगे, उसके बाद भी ये उसके अंदर अतिक्रमण करना चाहते हैं, हमें दीजिए। राहुल गांधी जी राष्ट्र के नेता है, और आपने बिल्कुल सही कहा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में ईवीएम को क्यों नहीं गाली दे रहे हैं? क्या वहां पे इनके लिए प्रयुक्त की गई है ईवीएम मशीन? और ये वही है
जो कपिल सिब्बल लंदन में जाकर के जिस आदमी ने कहा था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूं और मैंने ये डिजाइन करी है ईवीएम मशीन और इसके अंदर रिगिंग होती है, लंदन में जाके उन्होंने मुजाहिरा किया और वहां पे क्या हुआ, मुंह की खाई, कोई भी प्रूव नहीं कर पाया। अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए, आप कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले करिए कि साहब ईवीएम मशीन से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होने जाइए करिए। यहाँ पर स्टूडियो में बोल करके इतनी उतनी ऊंची बातें करके जनता आपने अपना अपना विश्वास खो चुके हैं। आप मान लीजिए आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। लेकिन मुकेश जी, बैलेट पेपर में भी आप धैर्य कहाँ देते हैं? चंडीगढ़ में बैलेट पेपर के मारे आम आदमी पार्टी बेचारे बैठे हुए हैं हमारे साथ, चिराग सेठी जी, उनसे भी मैं बयान ले लेती हूँ। चिराग जी। बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल सही बात से आपने शुरुआत की कि पहला इंडिया गठबंधन का जो चुनाव था वो चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन थे, जिसकी धांधली पूरे देश ने देखी है और जहां पर आकर न्यायालय को भी बोलना पड़ा कि किस तरीके का मजाक बना रखा है, क्या ये इलेक्शन कराने का तरीका है। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती थी, भाजपा ने उसको भी खराब कर दिया। किस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 8 वोटों को अमान्य कर दिया और कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और कोर्ट ने कितनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि किस तरीके से आपने पूरा ही चुनाव का मजाक बना दिया, आपने पूरे लोकतंत्र का मजाक बना दिया, जो कि बहुत खराब है इस देश के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बोल तो रहे हैं 400 पार, पर लग नहीं रहा होगी 40 पार। क्योंकि अगर इतना ही ज्यादा इनको कॉन्फिडेंस था तो शायद पहले गठबंधन से इतना डरना नहीं चाहिए था। ये तो एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी का चुनाव था, कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं था। 100 किलोमीटर की एक यूनियन टेरिटरी है, उसका चुनाव था, उसके लिए भी भाजपा को चीटिंग करनी पड़ी। उसके लिए भी भाजपा को जीतने के लिए अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलना पड़ा कि तुम कुछ धांधली करो। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि 2024 की जो इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसी इमेज धरातल पर प्रधानमंत्री जी के बयान पर आप क्या कहेंगे? आज का जो बयान है उनका कांग्रेस को लेकर, उस पर आम आदमी पार्टी कुछ कहना चाहेगी? देखिए पूजा जी, उनको तो इस टाइम पे चाहिए बस इलेक्शन में जैसे रहते हैं वो, ना वो बात करेंगे नौकरियों पे, ना वो बात करेंगे अर्थव्यवस्था पे, ना वो बात करेंगे आम आदमी के बारे में, ना वो बात करेंगे फाइनेंस की, वो कुछ बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ चुनाव से रिलेटेड बातें करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये वायरल हो जाएंगी, मैं कुछ बोलूंगा उसमें से मीम्स निकलेंगे। पर आज वो बेचारा बच्चा जो नौकरी की तलाश में बैठा है, जिसको बोला गया था कि साल में 2 करोड़ नौकरी दी जाएंगी, 9 साल में 18 करोड़ नौकरी के बारे में वो सोच रहा था, आज वो सोच रहा है कि कहाँ है वो नौकरी। आप कांग्रेस को आके सारा दिन उल्टा सीधा बोलते रहिए, पर उससे क्या मुझे नौकरी मिलने वाली है? उससे मेरा घर चलेगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा? लेकिन सर, कांग्रेस के पतन से आपका गठबंधन तो इफेक्टेड होगा ना, ये तो मानते हैं ना? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी के बोलने से पतन नहीं होगा ना, वो तो 2024 का चुनाव है और जनता का आशीर्वाद है, जिसको मिलेगा जिसको नहीं मिलेगा, जो बात अपनी जनता तक पहुंचाएगा। और ठीक है, कपीश जी आपकी प्रतिक्रिया सर। कपीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलें। जी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सभी मेहमानों को यहाँ पर रोकूंगी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में पारित हुआ है यूसीसी बिल, तो उत्तराखंड में इतिहास रचा गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में पारित हुआ है यूसीसी बिल। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में यूसीसी बिल पारित हो चुका है। अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे उत्तराखंड राज्य की इस विधानसभा की ओर से बधाई संदेश प्रेषित करने के लिए सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, क्या यह सदन सहमत है? जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाथ है। माननीय सर्वसम्मति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव करें। अब उसमें क्या है? मैं आपकी अनुज्ञा से सम्मति के साथ प्रस्ताव करता हूं कि सदन और यहाँ पर जैसे ही पारित होने की घोषणा होती है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो उत्तराखंड में यूसीसी बिल पारित हो चुका है, समान नागरिक संहिता। आपको बहुत जल्दी बता देते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या कुछ चेंज होने वाला है, क्या कुछ नहीं चेंज होने वाला है। यूसीसी अगर लागू हो गया, माफ कीजिएगा, अब उत्तराखंड के अंदर यूसीसी के अकॉर्डिंग महिलाओं की जो विवाह की उम्र है वो 21 साल होगी,
तलाक का अधिकार महिलाओं के पास भी होगा और पुरुषों के पास भी होगा, दोनों के पास समान अधिकार। इद्दत हलाला जाता रहेगा। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड से अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई, यूसीसी बिल पारित हो चुका है। बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड विधानसभा में अब यूसीसी जो विधेयक है वो पारित हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया और सर्वमत से यूसीसी जो विधेयक है वो अब पारित हो चुका है। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगे हैं सदन में और सदन में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। पूरा उत्तराखंड इस समय जश्न मना रहा है। विधानसभा के बाहर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद है और पूरी तरीके से ढोल और नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं कि उत्तराखंड ने एक पूरे भारत के इतिहास में एक नजीर पेश करी है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी को पारित किया है। मुख्यमंत्री के भाषण में इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने बोला कि हमारे जो जितने भी 450 अमेंडमेंट थे उन सभी अमेंडमेंट उत्तराखंड की जनता के लिए है। उत्तराखंड की जनता को सभी सुविधाएं मिलेंगी। अनुज, अभी जब मैं 4:30 बजे आपसे बातचीत कर रही थी तो आपने बोला कि विपक्ष लगातार हो हल्ला कर रहा है और कह रहा है कि जनता के पास भी रिव्यू के लिए जाना चाहिए, लेकिन अचानक से खबर आती है कि सर्वसम्मति से पारित हुआ है बिल। ये मोड़ कैसे आया? मुझे लगता है जब सीएम धामी ने पढ़ना बिल शुरू किया उसके बाद विपक्ष की आंखें भी नम हो गईं। अनुज, तो उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ है यूसीसी। अब इस बिल को सतपाल महाराज को आप देख पाएंगे। सतपाल महाराज विधानसभा के अंदर, इनके चेहरे पर भी खुशी। उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ यूसीसी बिल। अनुज हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, विपक्ष का मुंह भी बंद हो गया, विपक्ष ने भी अपनी सहमति जाहिर की है। इसके पीछे क्या रीजन माना जाए? बिल्कुल पूजा, विपक्ष का अब क्योंकि मुंह बंद हो चुका है, प्रवर्तन समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दाखिल की जा रही थी कि ये विधेयक प्रवर्तन समिति को दिया जाए, लेकिन वहीं पे ही अब प्रवर्तन समिति की जो इसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद ये बिल पेश कर दिया गया, सर्वसम्मति से ये बिल पेश हुआ विधानसभा के अंदर। जय श्री राम वंदे मातरम के नारे भी लगाए दिए। आप मेरे पीछे सुन सकते हैं कि जिस तरीके से ढोल और नगाड़ों की आवाज दिखाई दे रही है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर मौजूद है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा से और बीजेपी कार्यालय तक रोड शो करेंगे। पूरे बीजेपी इस समय जश्न का माहौल बना रही है। साथ ही साथ अगर बात करें कई ऐसे वर्ग हैं वो भी अब कांग्रेस की, अगर विपक्ष की अगर बात करें तो सारी तरीके से चीजें खारिज कर दी गई है और लगभग ये बिल अब पारित हो चुका है। पूरे उत्तराखंड की मुख्यमंत्री ने बताई है। बिल्कुल, अनुज के कनेक्शन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी का बिल पारित, और बिल पारित होने के बाद देखिए किस तरीके से ग्राउंडों पर उत्साह का संचार है। सीएम धामी को मिठाई खिलाई जा रही है। जय श्री राम का उद्घोष। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो देखिए बहुत ही कंबाइंड नारा लग रहा है, वंदे मातरम जय श्री राम। इस नारे के साथ में विधानसभा गुंजायमान है। समून काश में धामी के बगल में खड़े हुए हैं और 4:30 बजे के करीब आपको इनका बयान भी सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग बहुत खुले हृदय से स्वागत करता है यूसीसी का, कुप्रथाओं का अंत हो रहा है। हालांकि देखिए जब कोई बिल पारित होता है तो ग्राउंड पर उसका स्ट्रक्चर, जब उसकी ग्राउंडिंग होती है, ग्राउंडिंग के बाद ही पता चल पाता है कि आखिरकार ये जो नया अमेंडमेंट आया है वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। उसकी प्रैक्टिस के बाद ही क्लियर हो पाता है। फिलहाल उत्तराखंड में बिल पारित होने के बाद
यहाँ पर ऊर्जा का संचार साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आगामी प्रक्रिया ये होगी कि राज्यपाल के पास बिल जाएगा, राज्यपाल अगर पारित कर देती है उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, कानून बनकर वापस आ जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से बड़ी खबर। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है, यूसीसी बिल पास हो चुका है। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर बहुत इजी समीकरण और आंकड़े थे बीजेपी के पास। 47 + 2 49 सदस्यों के साथ ध्वनिमत से ये बिल पास हुआ है। हालांकि बाद में इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यशपाल आर्या क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए नेता प्रतिपक्ष। निश्चित रूप से होंगे, तो भविष्य में हम उसको संशोधन के जरिए संशोधन करेंगे। और सबसे बड़ा विषय है समवर्ती सूचिका, और राज्य और केंद्र में हमेशा टकराव होता रहा है। समवर्ती सूची के विषय में अगर राज्य सरकार और केंद्र न्यूज इंडिया ने बोला कि कोई भी बिल पारित होता है तो इंस्टेंट तो वो बड़ा अच्छा लगता है, पर जब उसकी ग्राउंडिंग शुरू होती है तब उसके लूपहोल्स पता चलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल उत्साह का माहौल पूरे उत्तराखंड के अंदर। धाकड़ धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। खड़े हो जाइए। हो गया, और कोई शुरू करें। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। चलिए, भारत माता की। नहीं आ रहा। शांत हो जाए पहले। कृपया एक बार शांत हो जाए तो बातचीत शुरू करें प्लीज। इधर से थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा प्लीज। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प था, वो दिन संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022। और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी। तो पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया सभी का जिनके समर्थन के साथ में ये बिल पारित हुआ है। मेहमानों का रुख मैं करूंगी। चिराग सेठी, बहुत जल्दी रिकॉल कर देती हूँ। चिराग सेठी आम आदमी पार्टी से, कपिल श्रीवास्तव सपा से, यतेंद्र कसाना आरएलडी, यश श्रीवास्तव कांग्रेस और मुकेश त्यागी बीजेपी। यश जी, राम नाम का जिक्र बार बार कांग्रेस करती रही, अब तो यूसीसी भी जुड़ गया है सर, क्या करिएगा? पूजा जी, यदि आपके परिवार से कहीं भी कोई उत्तराखंड में या देहरादून में पढ़ाई करने गए हो तो उन्हें सावधान कर दीजिए। थोड़ा सा हटके मैं आपको बताता हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक गिरोह जो पकड़ा है आजकल में ही, उस गिरोह के पास ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो ईडी के पास थे, और उन दस्तावेजों के दम पे इस गिरोह ने करीब 164 करोड़ रुपए मुंबई के अलग अलग व्यापारियों से इल्लीगल अवैध वसूले। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी के किसी व्यक्ति का इसमें हाथ है। तो यदि इस बिल से आप आने वाली संभावनाओं को जोड़ें, क्योंकि अब ये किसी भी रास्ते चलते से पूछ सकते हैं कि भाई तुम लोग साथ कैसे घूम रहे हो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है या नहीं, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, अभी कैसे घूम रहे हो, ये कपड़े क्यों पहने हैं। अब यदि इस आउटसोर्सिंग को आप इसमें जोड़िएगा तो जो भाजपा का फेवरेट काम है महिलाओं के निजी जीवन में घुसना, उसका इन्हें लाइसेंस मिल गया है, इसीलिए ये खुशी मना रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, क्या आपने ऐसे ढोल नगाड़े देखे थे संसद के बाहर? नहीं। राजीव गांधी जी ने इतने सारे काम किए, मैंने कभी भी कांग्रेस में ऐसा तमाशा नहीं देखा जो आज हो रहा है। तो उत्तराखंड आने वाले 10 सालों में जो एजुकेशन हब हुआ करता था, वो या तो अब बर्बाद हो जाएगा या सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो शाखा बना दी जाए। ठीक है, कांग्रेस ये सोचती है, लेकिन आगे और भी लोग क्या सोचते हैं उनसे मैं राम का नारा लगा रहे हैं विधानसभा में, जो कि एक धर्म की बात है, आपको सारे धर्मों के नारे लगाने चाहिए। तो यदि आप एक धर्म का नारा लगा के एक बिल की इतनी खुशी मना रहे हैं, तो जोशीमठ जब फंसा था तब भी जाके आपको जय श्री राम। यतेंद्र जी क्या कहिएगा सर? सवाल यही है मेरा, पहले तो सिर्फ राम का नाम था, अब तो यूसीसी भी जुड़ गया सर। देखिए, जहाँ तक राम नाम की बात है, राम तो सर्वव्यापी है। हम सब लोगों के गांव देहात में हमेशा से ही राम राम करके संबोधन किया जाता था। आप किसी से मिलते थे तो राम राम ही की जाती थी। लेकिन राम राम को जय श्री राम में भारतीय जनता पार्टी ने बदला, जो कि एक धार्मिक नारा हो गया है जय श्री राम। तो ये बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग। यूसीसी आया है, अच्छी बात है, कितना सफल होगा, कितना लोग इसको पसंद करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ एक चीज़ें ठीक है, जो कोई भी बिल बनता है स्वाभाविक तौर पर उसका विरोध होता है। स्वाभाविक तौर पर यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होगा। लेकिन वक्त जब बीतता है, चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कि जीएसटी तब आई थी तो बड़ी तेजी में लाई गई बिल्कुल, इस बात को मैंने इंक्लूड कर दिया कि जब इसकी ग्राउंडिंग होगी तब उसके ज्यादा मेरिट्स और डिमेरिट्स पता चलेंगे। कंप्लीट कर दूं कि जीएसटी में कितने संशोधन हुए, हर रोज संशोधन होता रहा, उसके बाद वो लागू हुआ और आज जाके कह पा रहे हैं ये सरकार के हम लोग सफल हैं जीएसटी में। उसी तरह से अब देखिए यूसीसी में कितनी सफल होती है सरकार, वक्त आने पे पता चलेगा। ठीक है, कपिल जी आपकी बात अधूरी रह गई थी सर, कांग्रेस के साथ शीट शेयरिंग पे बात हो गई है सर? कपिल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? कपिल जी के ऑडियो को दोबारा से पैच कीजिएगा प्लीज। हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं तमाम लोग। चिराग जी, सीट शेयरिंग पे बात हो गई है सर कांग्रेस के साथ में? बिल्कुल बात चल रही है और कहीं ना कहीं वो डिस्कशंस हो रहे हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी।
कहीं ना कहीं ये डिस्कशंस चल रहे हैं और उसमें बहुत जल्दी आप लोगों से डिस्कस भी किया जाएगा कितनी सीट्स कहाँ पे हमें क्या मिल रही है, और डिस्कशंस बहुत ही पॉजिटिव चल रहे हैं। मल्टीपल राउंड ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी आपको निकल के पता चलेगा कि कितनी सीट पंजाब में सर अकेले चुनाव लड़ने की बात क्यों कही गई आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बात बोली है कि हम 13 सीटों पर तैयार रहेंगे, और देखिए पंजाब में वैसे भी भाजपा का कोई अस्तित्व है नहीं, तो वहां पर कुछ भी होता है, वहां की जो भी सीट आएगी वो वैसे भी इंडिया अलायंस में ही आनी है, इंडिया अलायंस के बाहर नहीं जानी है, पहली बात। बट अभी फिर भी उसके लिए जो भी डिसीजन होगा वो भी हमारी टॉप लीडरशिप लेने वाली है, और उस पर डिस्कशंस चल रहा है। जो भी नंबर्स निकल के आएंगे, चाहे वो दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए, और भी स्टेट्स में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो क्या नंबर्स होंगे, वो सब आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और इंडिया गठबंधन साथ था, साथ है, और साथ ही चुनाव लड़ेगा। इसका पहला मुकाबला आपने देख ही लिया कि चंडीगढ़ मेरे इलेक्शन में हम दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कपिल जी के ऑडियो को पैच कीजिए प्लीज। जी चिराग जी। हाँ, और कहीं ना कहीं वो चुनाव जीता भी था, और किस तरीके से वहां पर बैलेट पेपर पे पेन चलाकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने बैलेट पेपर्स को इनवैलिड किया था, वो भी मेरा सवाल आप समझे नहीं सर कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले क्यों चुनाव लड़ने का उसने ऐलान कर दिया? देखिए भी है, मुख्यमंत्री जी ने बात बोली है, और तैयारी तो सारी सीटों पे करेंगे। दिल्ली में 7 सीटों पर तैयारी करेंगे। गठबंधन है ना सर, तो शेयरिंग के साथ जाइए, अकेले क्यों लड़ेंगे? या कांग्रेस की जो ढलान है उससे डर लगता है? नहीं पूजा जी, अगर ढलान से डर लगता है, ऐसी कोई बात होती, इंडिया अलायंस में कोई भी तकरार होती, तो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हम साथ मिलकर क्यों लड़ते? जहां 8 साल से भाजपा अपना मेयर बना रही थी, वो इस बार पहली बार इंडिया अलायंस का मेयर बनना था ना। ये तो एक स्पष्ट जवाब दे रहा है खुद ही कि इंडिया अलायंस साथ है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे तो कहीं भी दरार नहीं, तो भाजपा। ठीक है, कपिल जी जुड़ गए हमारे साथ में। कपिल जी, सीट शेयरिंग पे बात हो गई है सर कांग्रेस के साथ में? देखिए, बिल्कुल इसमें कह सकते हैं कि जहां 11 पे हम लोगों ने बात चली है, वहां पे अभी और भी आगे बात हो रही है, और बहुत लेकिन आपने जो 11 दिए थे वो अजय राय जी ने तो डिनाई कर दिया, और 11 ही क्यों सर? अजय राय जी, इतना बड़ा राज्य है, सिर्फ 11? अजय राय जी जो हैं वो कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर नहीं है, और कांग्रेस के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं उनसे हमारी वार्ता हुई। इतना बड़ा राज्य है सर, सिर्फ 11 क्यों? देखिए, हम लोगों के बीच में जो भी चीजें हैं वो आपस में हमने सूत्र रखे हैं, और वोट परसेंटेज और अन्य के हिसाब से ही चीजें हो सकती हैं। यश जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, कपिल जी को सुनिए ध्यान से। कपिल जी पूरा कीजिए। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल अगर हम हैं तो 36% वोट के साथ हम हैं, और हम लोगों ने कांग्रेस के पटल पे सारी चीजें रखी हैं। उनकी सहमति के आधार पर ही 11 सीटें दी जा चुकी हैं। बाकी 1-2 सीटों 3 सीटों पे अगर कोई बात ऐसी होती है तो वो बात सुनी जा रही है, वो भी होगा। इसलिए हमारे और कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, और हम लोग टीम इंडिया के हिस्सा हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पेट में दर्द इसमें विरोधियों को हो रहा है या टीआरपी के लिए मीडिया को हो रहा है। और दूसरी चीज आपको इस पर कह दें कि जो पतन के लिए आप देख रही हैं कैप्शन चल रहा है आपके, बहुत गोल घुमाए सर, बहुत गोल घुमाए। यश जी वापस, और मुस्कुरा भी रहे घुमाने के बाद। मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ सर, थोड़ी तो सियासत और बहुत बहुत बेहतरीन समझती हूँ। यश जी, मैं आपके पास आऊंगी। ममता बनर्जी कहती हैं 40 दे तो दें, जीतेंगे कैसे? और प्रधानमंत्री ने आज दोहरा दिया कि 40 मैं दुआ करता हूं कि बनी रहे, और आप कह रहे हैं कि पतन नहीं हो रहा है। मैं फिर कहता हूं पूजा जी, सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी कितने चुनाव जीत रही है, सवाल ये है कि जिस किसी को भी देश की जनता ने चुना वो चुनाव जीतने के बाद कर क्या रहे हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने लगातार संसद में भाषण की मर्यादा गिराई है, और आप जो इतने उत्साह से हमसे पूछ रही हैं कि हमारी पार्टी में ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं आपको 2 बार बता चुका हूं इसी चर्चा में कि एनडीए ने जैसे ही इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद 38 दलों को लेकर नड्डा जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें से 25-26 दलों का कहीं नाम पता कुछ नहीं है, एक सीट नहीं है उनके पास। इन दलों का क्या? और चलिए छोड़िए, इनके घटक दल चिराग पासवान जी इनके हनुमान बने फिरते थे, उनका सामान उठा के फेंक दिया। अजीत पवार इनको एक बार इनको धोखा देके भाग चुके हैं, फिर आ गए वापस। नीतीश कुमार जी 9 बार सीएम बने हैं, अभी फिर एनडीए में चले गए। तो ये हमारी छोड़िए, इनसे पूछिए, इनके अंदर यदि सत्ता को लेके इतना लोभ है तो ये अपने आप को
जो कहते फिरते हैं कि भाई हम तो संत हैं, वो बंद करें। और यदि इनको इतना सत्ता का लोभ किसे नहीं है सर? कांग्रेस को नहीं है? नहीं, सत्ता का लोभ सुनिए या फिर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनमें से किसी को नहीं है सर? अगर आप राजनीतिक पार्टी हैं, अगर आप राजनीतिक पार्टी हैं, अगर आप राजनीतिक पार्टी हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपको सत्ता की महत्वाकांक्षा नहीं है? एक मिनट, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मुझे मेरी बात कहने दीजिए जी। अपनी अपनी जगह सत्ता का लोभ तो हम सबको है, आपको भी है, आप भी मीडिया में आगे बढ़ना चाहें। अभी मेरी बात का तारतम्य मत तोड़िए। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता का लोभ यदि आपको इतना ज्यादा है कि आप जाके विपक्ष में खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेते हैं, आप बिना विधायकों के सरकार बना लेते हैं, आप कहीं भी घुस के तोड़ के सरकार बना लेते हैं, तो आपको खुद को संत नहीं कहना चाहिए। और यदि आपको इतना भरोसा है, नरेंद्र मोदी सीना ठोक के कह सकते हैं कि एक अकेला, हालांकि 300 सांसदों के समर्थन के दम पे कह रहे हैं, लेकिन वो सारे सांसद सिर्फ कागजों पे साइन करने के लिए हैं। और जितने इनके घटक दल हैं, यदि इनको इतना भरोसा है खुद पे, तो काहे को एनडीए चिल्ला रहे हैं? बोले ना बीजेपी। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी 370 तो बोल दिया सर। दलों के साथ मिलके चुप कराने के लिए ये घटक दल को जोड़ के बैठे हुए हैं। मुकेश जी एक सवाल आपसे भी है मेरा। प्रधानमंत्री ने कल एक बात दोहराई थी, बीजेपी 370 अकेली, 303 पिछली बार थी, 67 कहां से आएंगे सर? मैं आपको अंकगणित समझा देता हूँ जी। देखिए 2014 में 543 में से हमने 427 खड़े किए थे कैंडिडेट, उसमें से हमारे 282 जीत के आए। फिर 2019 में हमने उसमें इजाफा किया और हमने 436 कैंडिडेट खड़े किए और उसमें 303 ऐतिहासिक विजय हमारी हुई। अब आप भी देखिए कि अभी नीतीश कुमार छोड़ के आ गए हैं। उधर महाराष्ट्र के अंदर दो पार्टियों में विघटन हो चुका है। एनसीपी में आज अजीत पवार जी को उनका इलेक्शन सिंबल भी इलेक्शन कॉर्पोरेशन में दे दिया है। उधर शिवसेना में शिंदे ग्रुप भी आ गए हैं। तो वो जो एमएलएज हैं, वो जो उनकी पीछे संख्या बल है, वो भी हमारे साथ जुड़ेगी। तो हमारे पास 333 प्लस 16 349 तो हो गए ये। अब रहे बचे 51 को लेने के लिए हमने ABCD की स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो हमारे कमजोर एरिया हैं वहां पर हमारे जितने भी सांसद हैं वो हर महीने जाकर के बूथ के वर्कर, कार्यकर्ता जमीन पर सब काम करेंगे। तो जिस प्रकार से हवा चल रही है मोदी जी की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पूरे देश ने अपने सराहाया है, मैं समझता हूँ उसको देखते हुए 400 से ऊपर निकल जाना कोई असंभव नहीं है। और जिस प्रकार से विपक्ष बिखरा हुआ है, एकला चलो की नीति से चल रहे हैं। ममता बनर्जी उधर कह रही हैं कि इनको 40 से ज्यादा नहीं मिलेगी। उधर पंजाब में आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं पे भी इनको एक सीट भी देने के लिए तैयार नहीं है। आप पार्टी भले कहते रहे 31 दिसंबर तक उनको सीट शेयरिंग का करना था, लेकिन वो कहीं पर आज डेढ़ महीना हो गया उसके ऊपर संयोजक बाहर निकल गए। इनकी पूरी स्थिति बिखर चुकी है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लोग देख रहे हैं कि अगर ये सरकार में आ भी जाते हैं किसी वंश, तो ये सत्ता कैसे चला पाएंगे? इनके तो आपस में जो है दल मिले हुए पर दिल तो मिले हुए नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे पोर्टफोलियो को लेकर के कि मुझको ये पोर्टफोलियो चाहिए, मेरी वजह से आप जीते हैं। तो ये जो विघटित हो चुका है इंडिया, अरे देश के लिए क्या किया है 10 साल में वो बताइए त्यागी जी। ये बकवास पूरा बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। यदि आप यूसीसी लागू करके खुश हो रहे हैं तो पहले अपनी पार्टी के अपराधियों को सजा दिलाइए। आपके सर्टिफिकेट क्या? लेकिन यश जी एक सवाल है मेरा सर आपसे। यश जी एक सवाल है, आपने एक भी बलात्कारी को सजा नहीं दिलवाई है। आपको गंभीरता से हम लेते ही नहीं है जी। हम अपने सुझाव यश जी एक विषय चर्चा चूंकि कांग्रेस पे हो रही है तो इसलिए सवाल ज्यादा कांग्रेस से ही है सर। चर्चा कांग्रेस पर हो रही है तो इसलिए सवाल ज्यादा कांग्रेस से ही है। यश जी सवाल मेरा सुन लीजिए सर, ठीक है सर? सुनिए अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, स्वीकार किया सर, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ ना करके भी अगर वो आंकड़े लेकर के आ रहे हैं और आप ग्राउंड पर यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा के बाद भी वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये तो स्वीकार कीजिए कि कमी कहीं है। स्वीकार ही नहीं करिएगा, कमी है ना। मैं कह रहा हूं यश जी को सुनेंगे, यश जी को सुनेंगे। हर चुनाव में बीजेपी की गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जाती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कमी है।
30 सेकंड सबके लिए, 30 सेकंड सबके लिए। चिराग सेठी जी के पास में जाऊंगी। चिराग जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या लगता है आपको? एक मिनट बोलूंगा जी मुकेश जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कहते हैं बार बार, अब दिल्ली के चुनाव के अंदर जब मेयर का इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके वहां पे कहा कि भाई ठीक है 12 एल्डरली मैन वोट नहीं दे सकते, वो करके इनके मेयर बन गया। तो इसी प्रकार से आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते अगर ईवीएम मशीन पकड़ी जानी? पंजाब में आप गए 19 फरवरी को या 15 फरवरी को जो है उसका आपको डिसीजन शर्म नहीं आती? आपके, आप जनता और विपक्ष को कोर्ट भेज रहे हैं, आपको अपने काम पे शर्म नहीं आती? मुकेश जी, यश जी, बहुत कम समय है सर, 2 मिनट है मेरे पास, सभी को समय देने दीजिए। चिराग जी, मैं आपके पास आऊंगी, 30 सेकंड है। सीट शेयरिंग पर बात कब तक क्लियर हो जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल बहुत जल्दी ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल जल्दी को डेडलाइन दीजिए सर, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत दिनों से सुन रहे हैं। देखिए डेडलाइन, आप नरेंद्र मोदी से डेडलाइन मांगिए ना, पहले 50 दिन देखिए फिर 100 दिन, भाजपा को आप ज्यादा क्या दिक्कत हो रही है आपका कि हमारे गठबंधन में क्या चल रहा है। अगर भाजपा इतनी श्योर है तो उनको क्या फर्क पड़ता है इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है? नहीं, आपके सीट शेयरिंग की डेडलाइन से मुझे कांग्रेस की सिचुएशन समझ में आएगी और जनता को भी समझ में आएगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कपीश जी, सीट शेयरिंग पर बात कब तक तय हो जाएगी सर? सीट शेयरिंग पे लगभग बात तय है, लेकिन घोषणा के लिए आतुर होने की आवश्यकता नहीं है। 11 सर, एनडीए के पहले हम लोग घोषित कर देंगे। 11 सर, इन्होंने कितना दिया? 11 से आंकड़ा बढ़ेगा या कम हो जाएगा? निषाद पार्टी को कितना दिया? राजभर साहब को इन्होंने कितना दिया? अभी तो इन्होंने कहीं 38 दलों का ये गठबंधन है, इनसे प्रश्न क्यों नहीं? जो राष्ट्र में अपने आप को सबसे मजबूत बता रहा है, वो इतना वीक कैसे हो सकता है कि 26 से 28 दल वालों के विपरीत 38 दल का बनाया और एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग नहीं करा पाए और स्वयंभू को प्रधानमंत्री घोषित करवा दिया। तो ये इन लोग को समझना चाहिए। अरे 26 ऐसे दल हैं आपके पास। यतेंद्र जी, 30 सेकंड आपके लिए सर। जिनका नाम आपने, क्या लगता है सीट शेयरिंग पर बात कहां तक जाएगी? देखिए, ये तो इन लोगों के बीच की बात है, अभी पता चलेगा कि क्या है। और हम लोगों का तो क्योंकि अभी माननीय अखिलेश जी की तरफ से 7 सीट का ऑफर है, तो उस पर बात चल ही रही है और शायद हमारे नेता कुछ और सीटों की उम्मीद करते हैं क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में। क्लोजिंग रिमार्क आपसे ही लूंगी मैं। 15 लाख का कुछ इशारा आप कर रहे थे, क्या है वो बात सर, पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से, जिस उत्साह से भाजपा और मीडिया के कोई साथी, आप नहीं, जिस उत्साह से आप विपक्ष से सवाल करते हैं, तारीख पूछते हैं, आंकड़ा पूछते हैं, हम लोगों को सत्ताधारियों से और खास तौर से हमारी लंबी देने वाले प्रधानमंत्री से जरूर पूछना चाहिए कि 15 लाख कब मिलेंगे, 100 स्मार्ट सिटी कब होगी, बुलेट ट्रेन कब आएगी, देश में बेरोजगारी कब खत्म होगी, पेट्रोल कब सस्ता होगा, दूध कब सस्ता होगा, किसान को उसकी आय। तो ये सवाल सर आप पूछिए ना जनता से, ये सवाल आप पूछिए और इस सवाल के बिहाफ पर आप वोट जुटाइए। किसने आपको रोका है? पेट में आग होनी चाहिए प्रदर्शन करने के लिए भी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए। तो जिक्र कांग्रेस का था क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और लगातार इस बात की चर्चा न्यूज इंडिया करता रहा है कि देश की समृद्धि के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या धूल वाकई चेहरे पर है और वो आईना देख रहे हैं, आईना बार बार साफ कर रहे हैं, क्या उन्हें आत्ममंथन